So today we are going to discuss soil exploration. ठीक है, ये completely theoretical topic है. इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बनेगा तो बनेगा एसपीटी वो एसपीटी वगैरह से. बाकी इसमें completely theoretical है. तो समझते हैं कि सबसे पहले सॉइल एक्सप्लोरेशन का पर्पस क्या है. सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड साइट इन्वेस्टिगेशन मतलब सॉइल को एक्सप्लोर करना, मतलब उसको जानना और इन्वेस्टिगेट करना. अब इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, सबसे पहले टू नो द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. व्हाट आर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी? लाइक वाटर कंटेंट, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा, ठीक है, इन चीजों को जानने के लिए, ठीक है. टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करेंगे. To estimate the hydrological condition at the site, properties of the water table and the course water, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल की लोकेशन क्या है वो पता चले, ठीक है. अब टाइप ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन सुटेबल फॉर द स्ट्रक्चर. जब सॉइल के बारे में पता चल जाएगा तो उस पर क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं उसका भी आइडिया हो जाएगा हमें, ठीक है. टू एस्टिमेट प्रोबेबल डिफरेंशियल द मैक्सिमम सेटलमेंट. To check the suitability of the soil as construction material, to check the safety of the existing structure, to select suitable construction technique and the equipment. मतलब सीधे सीधे soil को एक्सप्लोर किस लिए कर रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाए इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है. अब प्रॉपर्टीज जान के करोगे क्या? मान के चलो इस सॉइल सैंपल है, इसके ऊपर तुम्हें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है. तो उस स्ट्रक्चर की लोड को ये कैरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है. और यदि नहीं भी कर पाएगी तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. जैसे ग्राउंड वाटर टेबल होता है उसको लोअरिंग कर दें, ठीक है, इसमें कुछ एड मिक्सचर्स मिला दें या फिर इसकी ग्राउटिंग कर दें, वो सब करके इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दें, ठीक है. और क्या होता है ना, जनरली जो स्ट्रक्चर होता है इसके नीचे रॉक हो गई कहीं, ठीक है, हम कोशिश करते हैं जो फाउंडेशन क्रिएट करें उस रॉक तक पहुंच जाए, तो उसको निकालने के लिए कि एट व्हाट डेप्थ वो है, ठीक है. तो इन सब के लिए हम ये सब करते हैं क्या, सॉइल एक्सप्लोरेशन और साइट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है. अब इसमें व्हाट आर द स्टेजेस दैट वी फॉलो. सबसे पहले डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, उसके ज्योग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, उस लोकेशन के मैप्स कलेक्ट करते हैं जिस लोकेशन पे हमें करना है, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रिकनेंस सर्वे. रिकनेंस सर्वे में क्या होता है कि देखो, सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले था डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन जो है डेट कैन बी डन फ्रॉम ऑफिस ऑल्सो, मतलब कि घर बैठे बैठे भी हो सकता है. बट फॉर रिकनेंस सर्वे वी हैव टू गो टू साइट, ठीक है, हमें साइट पे जाना पड़ता है और वहां जाके हम डिफरेंट डिफरेंट उनको चेक आउट करते हैं. जैसे मान के चलो तुमने यहाँ कोई भी टोपोग्राफिकल मैप ले लिया या कोई भी जियोग्राफिकल मैप ले लिया उस एरिया का, ठीक है. अब साइट पे जाके तुम ये चेक करोगे कि क्या वो चीज उस साइट पे एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए हों, वो चेंजेस इस मैप में ना हो लेकिन साइट पे हो, तो उन चीजों को यहाँ नोट करना. तो ये बताया डिफरेंट डिफरेंट की क्या क्या चीजें होती हैं जिन्हें नोट करेंगे, ठीक है. इसके बाद प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिर डिटेल. प्रीलिमिनरी में हर चीज को चेक कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी आइडिया ले लेते हैं. डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को देखते हैं. जैसे मान के चलो कोई साइट है, इस पे बिल्डिंग बननी है, तो डिटेल्ड में हम केवल इसकी स्ट्रेंथ से वाकिफ रखते हैं. मतलब हमें इसकी स्ट्रेंथ ही तो जाननी है, तो हम इसकी बियरिंग कैपेसिटी को चेक करेंगे, ठीक है. ये चारों पॉइंट समझ में आ गए. एनी डाउट रिलेटेड टू एनी पॉइंट? देखो, अब ये चीजें हमें हेल्प आउट कैसे करेंगी. जैसे मान के चलो सॉइल स्टेट है, यूनिफॉर्म है, देन द स्पेसिंग ऑफ द बोरहोल कैन बी रिड्यूस. दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ
एक्सप्लोरेटरी प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करेगी, जो एक्सप्लोरेटरी प्रोग्राम है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी। इन केस द पोजीशन ऑफ वाटर टेबल इज हाई, ओपन एक्सकेवेशन बिकम वेरी डिफिकल्ट, बोरिंग मेथड आर एडप्टेड इन सच एरिया। अभी ये मैं बताऊंगा कि ओपन एक्सकेवेशन और बोरिंग मेथड क्या होते हैं, ठीक है। The type of machinery used for boring depend upon the type of subsoil. For example, in rocky area, percussion boring और rotary boring methods are used. तो बेसिकली ये बता रहा है कि इन केस ऑफ प्रीलिमिनरी स्टडी हमने मान के चलो ये फाइंड आउट कर लिया कि वहाँ जो सॉइल है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म है तो नंबर ऑफ बोर होल्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। हमें पता है भाई नंबर ऑफ बोर होल्स किस लिए कर रहे हैं हम, इन्वेस्टिगेट आउट करने के लिए। मान के चलो ये कोई सॉइल सैंपल है, ये कोई भी फील्ड है, ठीक है। यहाँ तुम्हें बोर होल्स क्रिएट करने हैं, तो बोर होल्स तुम कैसे क्रिएट करोगे? यदि ये यूनिफॉर्म होगा तो तुम इस डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो, ठीक है, यदि ये यूनिफॉर्म होगा। और यदि ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो तुम्हें पास पास करके देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ भी प्रॉपर्टी चेंज होगी। लेकिन यदि ये यूनिफॉर्म होगा तो प्रॉपर्टीज में चेंजेस कम होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये सब चीजें यूज करते हैं, कौन? सॉइल इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरेशन। अब ये पता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिस जजमेंट ऑफ सबसॉइल कंडीशन, मतलब कि जब हम सबसॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं तो मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि हम उसको मिस जज कर दें। अब मिस जज किस सेंस में करते हैं? जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो ये तुम्हारा सॉइल था, इसमें तुम एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, ठीक है। मान के चलो बोरिंग कर रहे हो, बोरिंग वगैरह क्या होती है अभी आगे पता चल जाएगा। अब इसमें क्या था, इसमें मान के चलो कोई भी पिक्चर था, ठीक है, जिनको हम एक्यूफर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने बोरिंग स्टार्ट की और इसी डेप्थ के नीचे ये था, मतलब उसी के नीचे ये था। तो हम क्या समझेंगे, जब वाटर ईज आउट होने लगेगा, वाटर यहाँ से आने लगेगा, तो हमें क्या लगेगा कि शायद नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है, मतलब कि वाटर प्रेजेंट है। लेकिन ये जो वाटर है ये केवल एक स्मॉल पार्ट में ही तो प्रेजेंट है, थ्रू आउट द सॉइल सैंपल तो प्रेजेंट है नहीं। तो इस तरीके के मिस जजमेंट हो जाते हैं। तो ये बताया गया है कि जो ये एक्सप्लोरेशन मेथड है ये काफी टफ है, इसीलिए नंबर ऑफ बोरहोल्स बढ़ाते हैं हम, जगह जगह करते हैं। भाई यहाँ है जरूरी थोड़ी ना यहाँ हो। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो एक्यूफर है या कुछ भी है ये कहाँ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ लोकेशन, डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब इनिशियली लोकेशन, तो ये है कि लोकेशन तो जहां हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है वही रहेगी। अब डेप्थ क्या है? डेप्थ को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब कि एक प्री डिटरमाइंड डेप्थ होती है। जैसे ये हमने लिख लिए हैं यहाँ, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, याद नहीं रखनी है, बस डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन क्या होता है वो समझो। ये वैल्यूज हैं कि कितनी डेप्थ तक फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल एंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। मान के चलो ब्रिज बनाना है या कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, और सॉइल है क्ले, ठीक है। तो इसके नीचे किस डेप्थ तक जाए, किसके लिए? एक्सप्लोरेशन के, मत किसके लिए? उसकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, ठीक है। तो किस डेप्थ तक जाएं, और जिस डेप्थ तक जाते हैं उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, ये पढ़ लेना। मतलब एग्जाम्पल में एक कोट कर देना यदि आए डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन क्या है, कोई भी एक इनमें से याद कर लेना, उसको एग्जाम्पल में कोट कर देना, ठीक है। इसमें डाउट किसी को? सारे टॉपिक इजी हैं, बस बुक अपने पास लेके बैठो और धीरे धीरे समझते जाओ। ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं है इसमें। वो आएगा उसमें मैं खुद ही एम्फेसिस कर दूंगा जो ज्यादा टफ होगा। किसी को डाउट यस नो में आंसर दे दो ताकि आगे बढ़े फिर।
ठीक है, अब ये बताया गया है, जैसे देखो राफ्ट के लिए 1.5 भी ले लिया। जनरली बी, ये बी होती है, इसका यही वाला याद रखना, इसका 1.5 टाइम्स बी ले लेते हैं राफ्ट के लिए, ये चीज याद रखना, ठीक है। ऐसे ही पाइल्स का भी 1.5 लेते हैं, लेकिन पाइल्स का लेते कहाँ से, ये एक तरीके से पाइल्स का जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन माना है ना, वो ऐसे माना है, ठीक है। तो 1/3 ऑफ डी फ्रॉम द बॉटम लेते हैं पाइल्स के लिए, ये मानना। ठीक है, अब सिमिलरली स्पेसिंग, मतलब स्पेसिंग कैसे, जैसे ये है, इन दोनों के बीच की लेटरल स्पेसिंग कैसे डिसाइड करेंगे। ये तो खैर फील्ड में बन ही रहा है, लेकिन ये नहीं होता, और यहाँ हमें केवल बोर होल्स क्रिएट करने होते हैं। तो उन बोल्स की स्पेसिंग क्या रखते हैं, ठीक है। उसके लिए भी कोडल वैल्यूज है, वो कोडल वैल्यूज याद नहीं रखनी है, बस ये एक डेटा है, डिटरमाइन कर लेना। जैसे ये लिख रहा है ना, स्पेसिंग यूजुअली वेरीज बिटवीन 100 मीटर टू 300 मीटर और इवन 500 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द यूनिफ और द वेरिएबिलिटी ऑफ द स्टेटा, मतलब कि स्टेटा कितना यूनिफॉर्म है उस चीज पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब ज्यादा यूनिफॉर्म है, मान के चलो ये कोई भी फील्ड है, इस फील्ड का कंप्लीटली तुम्हें पता चल गया कि थ्रू आउट द फील्ड जो स्टेट है वो यूनिफॉर्म है, तो जो नंबर ऑफ बोरहोल्स करोगे वो कम कर दोगे, ज्यादा नंबर ऑफ बोरहोल्स करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जो सॉइल एक्सप्लोरेशन है, जो सॉइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले ओपन एक्सकेवेशन मेथड और दूसरा बोरिंग मेथड, ठीक है। ओपन एक्सकेवेशन में क्या करते हैं हम, पिट्स या ट्रेंच बनाते हैं, पिट्स या ट्रेंच बनाते हैं, ठीक है। अब ओपन एक्सप्लोरेशन में पिट्स या ट्रेंच बनाने से क्या मतलब है, जैसे ये साइट थी, इस साइट पे ट्रेंच कर देंगे, मतलब वही गड्ढा जो खोद देते हैं वो थ्रू आउट द लेंथ खोद देंगे, ठीक है। ये ट्रेंच बनाने के बाद अब जहां वर्किंग स्पेस होता है, मतलब जिस डेप्थ पे जाके हमें वर्क करना है, उस पे 1.2 मीटर बाई 1.2 मीटर, 1.2 बाई 1.2 मीटर का स्पेस बनाएंगे, मतलब कि ये एक तरीके से स्क्वायर हो गया। इतना स्पेस वर्किंग जरूर होना चाहिए जिस डेप्थ पे हमें काम करना है। और इसकी डेप्थ कैसे डिटरमाइन होगी, डेप्थ वही किस डेप्थ तक जाना है, डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन तक, ठीक है। सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन जो थी उस डेप्थ तक जाना है हमें, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ ओपन एक्सकेवेशन, क्योंकि एक्सकेवेट आउट बहुत करते हैं, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो दे आर जनरली कंसिडर सुटेबल फॉर सैलो डेप्थ, मतलब कि इनको सैलो डेप्थ के लिए सुटेबल माना जाता है फॉर अप टू 3 मीटर, फॉर ग्रेटर डेप्थ और फॉर बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये जो मेथड है, इसमें ब्रेसिंग वगैरह भी यूज करनी पड़ जाती है। ब्रेसिंग और सीटिंग याद है किसी को क्या थी, सॉइल को सपोर्ट, हाँ, हॉरिजॉन बेसिकली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो यूज करते थे उसको बोलते थे ब्रेसिंग, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, किसकी, पिट्स ऑफ ट्रेच की। दूसरा क्या है, ड्रिफ्ट एंड शाफ्ट। ड्रिफ्ट एंड शाफ्ट में क्या होता है, ये ड्रिफ्ट और शाफ्ट इज जस्ट लाइक द टनल्स, ठीक है। ये टनल्स और ये और ज्यादा कॉस्टली होंगे, ठीक है। तो जनरली जो हम जाते हैं ना, जनरली हम जाते हैं बोरिंग के लिए। मेकिंग एंड एडवांसिंग अ बोर होल इज नोन एज बोरिंग, ठीक है। बोरिंग्स वगैरह देखी होंगी,
हैंड पंप्स वगैरह के लिए, वाटर ईज आउट करने के लिए यूज होती है बोरिंग, घरों में भी देखी होंगी तुमने। A vertical borehole is drilled in the ground to get the information about the subsoil data। एक vertical borehole क्रिएट करते हैं जिससे कि हमें सबसॉइल का डेटा पता चल जाए, ठीक है। Sample of the soils are taken out from the borehole and then tested in the lab। 4 different commonly used boring, मतलब बताएगा कि कौन कौन सी यूज है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, मतलब बोर करते हैं, बोर से जो सैंपल ऑफ सॉइल मिलता है उससे टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ओगर बोरिंग क्या होता है। ओगर बोरिंग जो है वो, ये चीज याद रखनी है, किस टाइप की सॉइल के लिए यूज होता है, कोहेसिव एंड अदर सॉफ्ट सॉइल, जितनी भी सॉफ्ट सॉइल होती है उनके लिए। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अप टू वाटर टेबल, मतलब कि जो वाटर टेबल आ रही होगी नीचे उससे ऊपर तक की डेप्थ तक के लिए ही यूज करेंगे ओवर बोरिंग को, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है ये ऐसा। बोरिंग भी दो तरह के होते हैं, हैंड ड्रिवन और पावर ड्रिवन। ये हैंड ड्रिवन वाला तो तुम्हारे कॉलेज में भी है, ठीक है। ये अब देख के समझ में भी आ रहा होगा कि बोरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक्सटेंशन रॉड, मतलब कि यदि डेप्थ ज्यादा हो जाएगी तो इसमें एक्सटेंशन रॉड लगा लेंगे और एक्सटेंशन रॉड लगा के फिर परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। हैंड ऑपरेटेड जो ऑगर बोरिंग होती है, इट इज यूजुअली ऑफ साइज 15 to 20 centimeter in diameter। These are useful for making boreholes to a depth of 6 meter in the soft soil, ठीक है। जो कि that can stand unsupportedly, अनसपोर्टेडली मतलब कि इसमें कोई ब्रेसिंग वगैरह की यूज नहीं पड़ेगी। वैसे भी बोरिंग में, जनरली बोरिंग में कोई ब्रेसिंग वगैरह की यूज पड़ती भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वॉश बोरिंग। वॉश बोरिंग के केस में क्या करते हैं, इसमें इसमें क्या होता है, विद दिस एक, ये जो देख रहे हो ना वाटर पाइप और इंसर्ट करते हैं, तो ये वाटर क्या करेगा, इजीनेस क्रिएट करेगा। इजीनेस विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, यदि हार्ड सॉइल होगी तो उसको सॉफ्टनिंग में करने के काम आएगा, और ये अप टू लार्ज डेप्थ हम ले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो है नीचे चॉपिंग टूल होता है, चॉपिंग और कटिंग टूल। ये सबसे फास्ट और सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है। इन ऑल टाइप्स, दिस कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल एक्सेप्ट लीडिंग बोल्डर्स एंड रॉक, मतलब कि यदि कहीं बोल्डर्स और रॉक वगैरह होंगे वहां यूज नहीं होगी। तो सबसे पहले ओवर बोरिंग किसके लिए यूज होगी, ओवर बोरिंग का सीधा सीधा याद रखो, सॉफ्ट सॉइल या फिर कोहेसिव सॉइल, ठीक है, जैसे क्ले वगैरह के लिए। ऐसी वॉश बोरिंग सब तरीके के लिए यूज हो जाएगी, लेकिन बोल्डर्स और रॉक के लिए यूज नहीं होगी, ठीक है। ये ट्राईपॉड वो होता है, ट्राईपॉड होता है ये, यहाँ रोप होगी, ये रोप से ये इंसर्ट होता है, ठीक है। जिस डेप्थ तक चाहिए उस डेप्थ तक इंसर्ट करते रहते हैं। नीचे कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल काटता जाता है, और वाटर होता है इसमें, मतलब वाटर पाइप देते हैं जिससे वाटर की हेल्प से कट आउट होता जाता है। तो इसमें जो सॉइल होती है ना, वो सॉइल कन्वर्ट किस में हो जाती है, सॉइल स्लरी में, सॉइल स्लरी में, ठीक है। जैसे पानी निकालने के लिए यूज करते हैं, उसमें भी देखा होगा नीचे सॉइल स्लरी में हो जाती है वो तो ऑलरेडी, क्योंकि जब हम उस टेबल तक पहुंच जाते हैं तो वहां स्लरी में ही प्रेजेंट होती है। इसके बाद आती है रोटरी बोरिंग। रोटरी बोरिंग सिमिलरली होती है जैसे ड्रिलिंग, वो ड्रिलर देखा है तुमने जो हम नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उस सब में यूज करते हैं, तो उसी की जैसी होती है। तो दिस कैन बी यूज फॉर बोल्डर एंड रॉक ऑल्सो। जो सॉइल ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है उनमें यूज हो सकता है ये, ठीक है।
इसका फिगर है नहीं, इसका सिमिलर याद रखो, उसमें भी जैसे बिट्स यूज करते थे। बिट्स क्या होती थी, नीचे डिफरेंट डिफरेंट साइज की बिट यूज करते थे ना ड्रिलिंग करने के लिए, सेम वही है एक तरीके से रोटरी बोरिंग। ठीक है। Percussion boring. Boring by percussion drilling is carried out by the breaking up of the formation by repeated blows of a heavy bit or a chisel inside a casing pipe. ठीक है। The bore hole is usually kept dry except for a limited quantity of the water. मतलब इसमें ड्राई रखने की कोशिश करते हैं इसको। अब नेक्स्ट आ जाओ, चार तरीके की होगी। सबसे पहली कौन सी थी? ऑगर। ऑगर किसके लिए सुटेबल थी? फिर थी वॉश बोरिंग, फिर थी रोटरी बोरिंग, and the last one is percussion boring. तो यदि एक तरीके से देखें तो सॉइल एक्सप्लोरेशन के लिए we have two method. One is boring and another one is trench, open trench. ठीक है। open trench is suitable for small depth. ठीक है। because as the depth increases cost will also increase. ठीक है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बोरिंग होल इज सुटेबल फॉर लार्ज डेप्थ। ठीक है। ये इन दोनों से कंक्लूजन हो गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एक मिनट के लिए देख लो, तुम्हारे डाउट्स देख रहा हूँ, किसी को हो तो पूछ लो। सेशनल तुम्हारा जब भी होगा फर्स्ट 3 यूनिट विल बी योर सिलेबस। फर्स्ट 3 यूनिट बता तो दी। चलो रोटरी, रोटरी बोरिंग जो होता है दिस इज सिमिलर टू द ड्रिलिंग। ड्रिलिंग देखी है तुमने? ड्रिलिंग होती हुई देखी है कहीं चंदन? सेम एज दैट। ठीक है। उसी की तरह ही होता है। ठीक है। इसमें क्या होती है, ड्रिलिंग होती हुई देखी होगी तो जो ड्रिलिंग मशीन होती है एक तरीके से, उसके आगे तुम बिट्स लगाते हो, डिफरेंट डिफरेंट साइज की बिट्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट डायर, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स भी होते हैं उस पे, ग्रुप्स भी वेरी करते हैं। सिमिलरली ऐसी होती है रोटरी। बेटा सॉइल टेस्टिंग के स्पेशलिस्ट तुम हो तो तुम ही तो बनोगे। बाकी सॉइल टेस्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंसीज होती हैं। ठीक है। मतलब वो तुम भी कर सकते हो खुद अपना, यदि सॉइल टेस्टिंग फर्म खोल लो तो खुद भी तुम, अच्छा काम है वो भी सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से। ये नेक्स्ट आओ सॉइल सैंपल्स, सैम्पलिंग एंड द सैम्पलर। अब क्या करेंगे, ये जो सॉइल ये इतनी देर से हम कर रहे हैं इसमें बेसिकली क्या यूज करते हैं हम, सैम्पलर्स यूज करते हैं। ठीक है।
अब देखो सॉइल सैंपल जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ये मैं शुरू से बता रहा हूँ जब से तुम्हारी लैब ले रहा हूँ, एक तो डिस्टर्ब सैंपल और एक अनडिस्टर्ब सैंपल। ठीक है, डिस्टर्ब सैंपल आर दोज वेयर नेचुरल सॉइल स्ट्रक्चर गेट चेंज, मतलब कि जो नेचुरली अक्रिंग था सॉइल स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग के प्रोसेस के दौरान वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसको कौन सा बोलते हैं, डिस्टर्ब। द नेचुरल वाटर कंटेंट एंड द प्रोपोर्शन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, और अनडिस्टर्ब कौन सा होता है, अनडिस्टर्ब होता है जिसमें जो नेचुरल ही प्रेजेंट सॉइल थी उसमें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। देखो दो तरीके के हो गए, कौन कौन से, डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब। डिस्टर्ब में भी दो तरीके के होते हैं, एक तो रिप्रेजेंटेटिव और एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव। देखो रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं, द नेचुरल वाटर कंटेंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी प्रिवेंटेड इफ सुटेबल प्रिकॉशंस आर टेकन। ठीक है, इनको बोलते हैं दीज आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि यदि जो नॉर्मल वाटर कंटेंट प्रेजेंट था वही प्रेजेंट है और मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है। मतलब कि जैसे तुमने सैंपल निकाला कहीं से, सैंपल में वाटर कंटेंट सेम रहा और उसके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम रहे, ठीक है, तो कहेंगे उसे रिप्रेजेंटेटिव। और यदि सब चीज बिगड़ गई, सब चीज से क्या मतलब है, एक तो सॉइल का स्ट्रक्चर, ठीक है, एक उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज लाइक मॉइस्चर कंटेंट वगैरह, और एक उसके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यदि ये तीनों चीज में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं अनडिस्टर्ब। इन दो में कोई चेंज नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और इन तीनों में चेंज हो गया है तो उसको बोलते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव। आई ये चीज समझ में या नहीं है, दोबारा बताऊं, बोलो जल्दी। देखो अनडिस्टर्ब और डिस्टर्ब। तो अनडिस्टर्ब में तो कुछ नहीं, अनडिस्टर्ब में लिखना सॉइल स्ट्रक्चर, वाटर कंटेंट और स्लैश इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज और मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट, इज सेम, मीन्स देयर इज नो चेंज। ठीक है, बट इन केस ऑफ डिस्टर्ब इट इज ऑफ टू टाइप, रिप्रेजेंटेटिव और नॉन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव में वाटर कंटेंट और मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट they will remain same, but all the three will change in non representative। ठीक है,
बेटा रिप्रेजेंटेटिव इज द सबसेट, रिप्रेजेंटेटिव इज द सबसेट ऑफ डिस्टर्ब सॉइल। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव और अनडिस्टर्ब में क्या डिफरेंस है अब पता चल गया रविकांत? यस सर, पता चल गया। सॉइल ठीक स्ट्रक्चर का है। ठीक ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा एक सैंपलर है। ठीक है, इस सैंपलर की ये कटिंग एज है, मतलब इसके टुवर्ड्स हम नीचे इंसर्ट करते हैं उसको। ठीक है, कटिंग एज की इंटरनल डाया D1 है, एक्सटर्नल डाया D2 है। ठीक है, ये सैंपलर ट्यूब है जिसमें सैंपल कलेक्ट होता है, इसकी इनर डाया D3 है और एक्सटर्नल डाया D4 है। अब सर्टेन पैरामीटर्स हैं जो तुम्हें याद रखते हैं, जैसे सबसे पहले इनसाइड क्लियरेंस। इनसाइड क्लियरेंस मतलब टर्म से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होंगी, इनसाइड चीजें होंगी। तो D3 माइनस D1 डिवाइडेड बाई D1 इंटू 100। देखो D3 क्या थी, दोबारा देखो D3 क्या थी, इनसाइड डाया ऑफ सैंपलर ट्यूब। D3 is what, inside dia of sampler tube. D1 is what, inside dia of cutting edge, inside dia of cutting edge divided by D1। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आउटसाइड क्लियरेंस क्या होगी, D2 माइनस D4 बाई D4। D2 क्या है, आउटसाइड किसकी, कटिंग एज की। D4 क्या है, आउटसाइड किसकी, सैम्पलिंग ट्यूब की। आइए समझ में। मेरे हिसाब से ये D4 नहीं होनी चाहिए, D2 होनी चाहिए। मैं एक बार चेक करके बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि यहाँ D1 है तो ये भी D2 होनी चाहिए। ये एक बार चेक करके बता दूंगा मैं क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। एरिया रेशियो क्या होता है, D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर। DT स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी सिग्निफिकेंस आगे पता चलेगी। ये याद रखना, D2 D1 क्या है, ये याद रखना कि क्या है, कटिंग एज साइड वाले डाया है ये। अब देखो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। इनसाइड क्लियरेंस इज मेंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द सॉइल सैंपल एंड द sampler when the soil enters the tube by allowing for elastic expansion. If inside clearance is too large, there will be too much of the lateral expansion. Outside clearance मतलब कि ये बताया कि inside जो clearance है which is equal to CI which is equal to D3 minus D1 by D1, D3 minus D1 by D1 into 100। ठीक है, तो इनसाइड क्लियरेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि सॉइल का लेटरल एक्सपेंशन ज्यादा हो। सीधी सीधी याद रखना, ये जो CI C0 और AR है, इनकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही जो हमारा सैंपलर होगा वो हमें अनडिस्टर्ब्ड सॉइल देगा। देखो इनकी वैल्यू ज्यादा होने से सीधा सीधा मतलब छोटा सा लॉजिकली समझो, इनकी वैल्यू ज्यादा होने से क्या है, जो वॉल है ना उसकी थिकनेस बढ़ रही है, वॉल की थिकनेस बढ़ रही है। अब सीधी सी बात है, जैसे जैसे वॉल, एक वॉल है थिन, ठीक है, और एक वॉल है थिक, और ये कटिंग एज है मान के चलो नीचे, ऐसे ही इसमें कटिंग एज है। तो एक चीज तुम खुद ही सोचो, किसमें चांसेस ज्यादा होंगे कि डिस्टर्ब जो सैंपल है या जो सॉइल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बताओ।
हाँ, जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी उसमें डिस्टर्ब ज्यादा होगी, तो इनकी वैल्यूज जनरली कम रखते हैं। ठीक है, एक तो ये AR वाला फॉर्मूला याद रखना, और एक ये डेटा याद रखना हमेशा। ठीक है, दिस डेटा हैज बीन सेवरल टाइम्स आस्क्ड इन सेवरल एग्जाम्स, लाइक तुम्हारा SSC JEE वगैरह में। ठीक है, कई बार पूछा है ये, तो कई बार पूछा है 20%, 10%, 0 to 2% और 1 to 3। ठीक है, तो CI की वैल्यू जनरली 1 to 3% के बीच में रखते हैं। ठीक है, C नॉट आउटसाइड क्लियरेंस की वैल्यू इनसाइड क्लियरेंस से कम होती है, एंड जनरली कैप्ट बिटवीन 0 to 2%। ठीक है, और जो क्या है AR रेशियो है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20% फॉर द स्टिफ फॉर्मेशन, whereas for the soft sensitive clay the area ratio of 10% of the less is or the less is preferred। ठीक है, 10% या उससे कम को भी प्रेफरेंस देते हैं इसमें। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट टर्म आती है रिकवरी रेशियो। रिकवरी रेशियो क्या होती है? रिकवर्ड लेंथ ऑफ द सैंपल टू द पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ द सैंपलर। ठीक है, यदि LR इज इक्वल टू 1 देन इट इज नोन एज गुड रिकवरी। LR लेस देन 1 इंडिकेट सॉइल इज कंप्रेस्ड, वाइल LR ग्रेटर देन 1 मतलब कि सॉइल स्वेल्ड हो गई है। अब LR होती क्या है? जैसे मान के चलो तुमने पेनिट्रेट आउट किया किसी डेप्थ तक, उस डेप्थ तक पेनिट्रेट आउट करने के बाद जो इसके अंदर, ये मान के चलो सैंपलर था, सैंपलर ऑफ लेंथ है। ठीक है, एक चांस हुआ कि इस तुमने L डेप्थ तक ही पेनिट्रेशन किया और तुम्हें L डेप्थ तक का ही सैंपल मिला। ठीक है, ये तुमने पेनिट्रेट किया किसी उसके ऊपर और ये L डेप्थ का ही तुम्हें सैंपल मिला, तो जो LR होगा वो हो जाएगा इक्वल टू 1, तो मतलब ये अच्छा है। ठीक है, अब यदि ये कम मिला, लेस देन 1 है, ये कम मिला, तो इसका क्या मतलब है कि वो क्या हो गई है? कंप्रेस हो गई है, कंप्रेस। और यदि ये ज्यादा मिला तो उसका मतलब क्या हो गया है कि वो स्वेल हो गई है। आई ये चीज समझ में या नहीं आई? इज इट क्लियर और नॉट?